जो दूसरों की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं और जो खुद की सुनते हैं वो निखर जाते हैं। कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल आप सबका। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता, सीएस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपका ढेर सारा स्वागत है। आज हम लेके आए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत ही शानदार चैप्टर है, जीएसटी की दुनिया का बेहतरीन चैप्टर है। जीएसटी की दुनिया में अगर ये चैप्टर ना हो तो जीएसटी का वजूद खत्म हो जाता है। जीएसटी किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि जीएसटी में वापस से डबल टैक्सेशन होना शुरू हो जाता है, टैक्स ऑन टैक्स होना शुरू हो जाता है, कास्केडिंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आईटीसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आईटीसी चैप्टर ये सब तो छोड़ो, जीएसटी की दुनिया आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। और प्रॉब्लम ये आती है ना कि ये लेंदी चैप्टर है मैम, ये बड़ा है, इजी है, लेकिन बड़ा है तो संभाल नहीं पाते हम इस चैप्टर को रिटेन नहीं कर पाते। तो उसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम लाए हैं हैंड नोट्स के थ्रू ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी ग्रैप में आएगा, आपको समझ आएगा, आपको याद हो जाएगा। और मजे की बात तो बेटा ये ना कि ये चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस सुनो, आराम से, तसल्ली से, शांति से बैठ जाओ और सिर्फ इस चैप्टर को सुनो और अंडरस्टैंडिंग इसमें गेन करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, अभी देखना 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपकी कवर में होगा, आपके गिरफ्त में होगा। चलिए स्टार्ट करें। यस मैम, आ जाइए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें सेक्शन नंबर 16, 17, 18 और यही मैं आज आपको कवर कराने वाली हूँ विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस करेंगे, प्लस जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये मैं हटा देती हूँ। सबसे पहले आप मेरे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दोगे, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले बेसिक चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अच्छा, जीएसटी की दुनिया में परचेज नाम का कोई वर्ड नहीं होता। यहाँ पे अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, आप हो सोनू, मैं आपका नाम लिख दे रही हूँ सोनू। अगर आप सोनू हो और सोनू कुछ खरीद रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा सोनू की खरीदारी को? इनवर्ड सप्लाई। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लेना, इस चैप्टर जैसे अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैसेज में दे देना, मतलब कमेंट में दे देना। उससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि बच्चे बहुत एफिशिएंटली, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और बच्चों की डिमांड है कि मैं ऐसे और भी नोट्स तैयार करूं, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है। तो ये एक चैप्टर अभी आपके लिए तैयार किया है जिसमें पूरा वीक लग गया होगा। तो अगर आपको ये नोट्स और चैप्टर के चाहिए होंगे तो डेफिनेटली लेके आऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आज की क्लास सिद्धत से देखनी पड़ेगी और हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चे को कमेंट में देना पड़ेगा। चलो, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है ना। तो परचेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाईज बोलते हैं। अच्छा, परचेजेस के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? मैम, इनपुट टैक्स लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। एकदम सिंपल वर्ड्स में, अगर सोनू अपनी दुकान से कुछ बेच रहा है तो जीएसटी की दुनिया में उसको सेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाईज। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ, आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? मैम, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स। अब सोनू को बेटा टैक्स की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को, तो सोनू का आउटपुट टैक्स है, फॉर एन एग्जाम्पल आउटपुट टैक्स सोनू का बन गया 200 रुपए का, और सोनू के पास इनपुट टैक्स है 10 रुपए का। क्या करे सोनू? मैम, सोनू को 190 रुपए गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टैक्स पेबल। एकदम जीरो से रिवीजन हो रहा है पर फास्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स पेबल। अब सोनू क्या करेगा? मैम, सोनू 190 रुपए गवर्नमेंट को देगा। क्यों 200 क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैम सोनू ने जो इनवर्ड सप्लाई ली थी तो उस पे जो भी उसने टैक्स भरा था उस पूरे के पूरे टैक्स का वो क्रेडिट अवेल कर सकता है। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनवर्ड सप्लाई होती है उस पे जितना भी हमने टैक्स पे किया है उस पूरे के पूरे टैक्स का हमने यहाँ पे क्या ले लिया? क्रेडिट। इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। चलो आगे बढ़ो। अब जो आप इनपुट्स ले रहे हो तो इनपुट्स को गुड्स की फॉर्म में भी होंगे,
सर्विसेज को इनपुट सर्विस बोलते हैं, और कैपिटल गुड्स। आप यही 3 चीजें परचेज करोगे। सोनू आप मुझे बताओ आप क्या क्या खरीद सकते हो? मैम मैं गुड्स खरीद सकता हूँ, मैं सर्विसेज ले सकता हूँ और मैं कैपिटल गुड्स खरीद सकता हूँ। आप अगर ये तीनों चीज खरीद रहे हो तो तीनों पे आप टैक्स पे करोगे और तीनों के ही टैक्स का आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट। अवेलेबल टू द सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है आपके सेक्शन नंबर 16 की। इन तीनों का क्रेडिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करेगा सेक्शन नंबर 16 पे। अगर सेक्शन नंबर 16 की आप कंडीशन पूरी कर दोगे तो इन तीनों ही गुड्स और सर्विसेज पे आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक सेक्शन होता है आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर गुड्स, इस पर्टिकुलर सर्विसेज और इस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट है, मतलब कि आपको नहीं मिलेगा, तो बेटा आपको उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, चाहे आप कंडीशन पूरी करो चाहे आप कंडीशन पूरी नहीं करो। आइए नेक्स्ट फ्लो चार्ट बहुत ही प्यारा सा। यहां पे देखो, अगर आप बीइंग अ सोनू गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज खरीद रहे हो, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो और बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, यस और नो? यस मैम। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप बेटा पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मैम प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजनेस और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए खरीद रहा हूं। मैंने एसी खरीद लिया, एसी को मैं थोड़ा टाइम बिजनेस में यूज करूंगा, थोड़ा टाइम पर्सनल यूज करूंगा। मैंने कहा बेटा आप दोनों में यूज करोगे तो अब आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट चलिए आगे देखो। अब बात ये आती है कि आप जो खरीदारी कर रहे हो उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हो, लेकिन उसका क्रेडिट आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप आगे जो आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो वो नेचर में कैसी होगी? टैक्सेबल। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आप क्रेडिट ले लोगे। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आपको बेटा क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैम मान लो अगर मैं अपने बिजनेस से जो सेल करता हूं वो थोड़ी सी टैक्सेबल है, थोड़ी सी एग्जेम्प्ट है, फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी। फिर आपको कौन सा आईटीसी मिलेगा? फिर आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी। चलिए इसी के साथ हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या समझे? कि जो आईटीसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं मिलता है। अगर आप बिजनेस और पर्सनल दोनों ही चीज़ों में अपने एसेट्स को, अपने गुड्स को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा, मतलब सिर्फ उतना ही आईटीसी मिलेगा जितना हिस्सा आप गुड्स और सर्विसेज का बिजनेस में यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप सप्लाई कर रहे हो आउटवर्ड और अगर वो आपकी टैक्सेबल है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर सप्लाई आपकी एग्जैम्प्ट नेचर की है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपकी सप्लाई में थोड़ा सा टैक्सेबल हिस्सा है, थोड़ा सा एग्जैम्प्ट हिस्सा है, तो इस केस में भी आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। सिर्फ उतना आईटीसी मिलेगा जो कि आपके टैक्सेबल सप्लाई को बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ये हो गया सोनू। सोनू ने एसी सेल किया, एसी सेल किया मोनू को। एसी का वैल्यू था 50,000 रुपया। कितना था? 50,000 रुपया। जीएसटी का जो रेट था वो था 18%, तो जीएसटी कितना हो गया? 9,000 रुपीज। क्लियर? यस। अब देखो हुआ क्या होगा यहाँ पे। सोनू के लिए बेटा ये क्या हो गई? मैम सोनू के लिए ये हो गई आउटवर्ड सप्लाई। कमेंट में लिख के बताओ सोनू के लिए क्या हो गई? आउटवर्ड सप्लाई। तो सोनू क्या करेगा? मैम अपना GSTR1 फाइल करेगा। GSTR1 किस चीज की स्टेटमेंट होती है? आउटवर्ड सप्लाई की। सोनू अपना GSTR1 फाइल करेगा। GSTR1 में ये दिखाएगा, जब इनवॉइस अपलोड करेगा तो ये क्या दिखाएगा कि मैंने मोनू को एसी बेचा, एसी का वैल्यू था
50,000 रुपये। मैंने मोनू से जीएसटी लिया 9,000 रुपये का। मोनू कहाँ पे रहता था, मान लो मोनू यूपी में रहता था। मोनू का जीएसटीएन नंबर ये है। ये सारी चीजें सोनू ने लिख के पोर्टल पे अपलोड कर दी। किस पे अपलोड कर दी मैम, जीएसटी पोर्टल पे डाल दी। अब जैसे ही सोनू ने बेटा ये अपलोड किया होगा, वैसे ही मोनू के जीएसटी पोर्टल पे ये ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंडर 2A एंड 2B। अब उसमें क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा मैम, इसमें रिफ्लेक्ट होगा कि मोनू के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 9,000 रुपए का है। अब ये क्या करेगा, मोनू अपनी रिटर्न फाइलिंग करेगा। रिटर्न फाइलिंग कौन से फॉर्म में होती है, 3B में। तो जब मोनू अपनी रिटर्न फाइलिंग करेगा तो यहां से ये इस क्रेडिट को यूज कर सकता है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हुई होती 2A 2B में, तो यहाँ पे मोनू इस चीज का क्रेडिट नहीं ले पाता। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। चलो अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया कि किस तरह से जीएसटी काम कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि पहली बात तो मैम हमें पता है कि जो आईटीसी है वो 2A 2B में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस आईटीसी को आप यहाँ पे क्रेडिट के लिए तभी यूज कर सकते हो जब आप सेक्शन नंबर 16 की सारी कंडीशंस पूरी कर दो। तो अब हम जाएंगे सेक्शन नंबर 16 पे और बातें करेंगे ढेर सारी कंडीशंस के साथ। प्रेम से बोलो वाह वाह। देखो अगर मुझे आंसर्स कमेंट में नहीं दोगे ना तो फिर भूल जाना, फिर इसका मतलब दिक्कत है बेटा। दिक्कत किसमें है, दिक्कत इसमें है कि फिर आप हमारी मोहब्बत का इंतकाम देखोगे। हमको आपसे आंसर चाहिए बेटा, आप हमारे बच्चे हो, आपको इस चैप्टर से मोहब्बत करनी है, फिर ये चैप्टर आपको इंतकाम दिखाएगा। चलो तो अब सबसे पहला सेक्शन नंबर 16, जोरदार तरीके से इस सेक्शन का स्वागत करो। इस सेक्शन में से श्योर क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। सेक्शन नंबर 16 वो सेक्शन है जो आपको आईटीसी के क्रेडिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस देता है। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा कर दोगे तो डेफिनेटली आप आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए हकदार हो। आओ सेक्शन नंबर 16 मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे वर्ड्स में लिखा है। तो सेक्शन नंबर 16 कहता है कि आईटीसी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को मिलेगा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, और प्लस वो गुड्स और सर्विसेज यूज्ड कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, गुड्स और सर्विसेज को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर उनको 16(2) की सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। जब आप ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी कर दोगे तो जो भी आईटीसी आपके 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। कंडीशंस क्या है मैम, चलो एक एक करके सारी कंडीशंस पढ़ो। पहला तो आपको पता ही लग गया, पहला तो यही है कि आपने कुछ इनवर्ड परचेजेस किया हो, दूसरा वो आपने बिजनेस के पर्पस के लिए किया हो। अब यहाँ से आती हैं 6 कंडीशंस, याद रखना 6 कंडीशन आपको पूरी करनी है, लेकिन ये 6 से कई ज़्यादा हैं, लगभग ये दर्जनों कंडीशंस है, क्योंकि एक ही के अंदर 3-3 4-4 कंडीशंस मिली हुई हैं, तो मैंने सारी कंडीशंस को अलग अलग निकाल के रख दिया है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 16 कितनी है, तो याद रखना बेटा 6 हैं, पूछा जाता है एमसीक्यू में। चलो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन आपको क्या पूरी करनी है, ही हैज वैलिड टैक्स इनवॉइस। जैसे सोनू ने सामान किसको बेचा था मैम, मोनू को बेचा था, तो मोनू के 2A में कितना क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा था मैम 9,000। अब उसको ये 9,000 का क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो ये पढ़ाई हुई सारी कंडीशंस पूरी करेगा। इसमें से पहली कंडीशन ये है कि मोनू के पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में या तो इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मोनू ने इंपोर्ट किया है तो उसके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये रही, जो इनवॉइस मोनू को मिला है उस इनवॉइस में कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स होने चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इस इनवॉइस में कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स होने चाहिए। जैसे मोनू का जीएसटीएन नंबर क्या है,
मोनू ने क्या खरीदा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, रेट ऑफ द जीएसटी, ये सारी की सारी चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखो, डिटेल ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर इन इज GSTR1। मतलब कि जो सोनू था हमारे केस में, सप्लायर सोनू, उसने अपनी GSTR1 भर दी हो और वो GSTR1 मोनू के 2B में रिफ्लेक्ट कर रही हो। कंडीशन नंबर 3, जो सोनू है, सप्लायर सोनू ने ये टैक्स सरकार को पे कर दिया हो, गवर्नमेंट को ये टैक्स ऑलरेडी मिल चुका होना चाहिए। अच्छा, फिर एक कंडीशन आ गई रेसिपिएंट के लिए कि मोनू को गुड्स रिसीव हो चुके होने चाहिए। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं तो मोनू फिर क्रेडिट नहीं लेगा। मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गुड्स होते हैं वो थर्ड पर्सन को रिसीव हो जाते हैं, जैसे कि बिल टू शिप टू मॉडल चल रहा है, बिल टू शिप टू मॉडल चल रहा है, ए ने बी को बिल किया, बी को एसी चाहिए था, ए से, लेकिन बी ने कहा कि जो मेरा एसी है वो आप सी को भेज दो। तो यहाँ पे गुड्स किसको रिसीव हुआ है, एसी किसको रिसीव हुआ है मैम, सी को। तो बिल किसको गया, बी को, शिप किसको हुआ, सी को। इसको बोलते हैं बेटा बिल टू शिप टू मॉडल। जब बात बिल टू शिप टू मॉडल की होती है तो हम ऐसा मान लेंगे कि अगर गुड्स सी को रिसीव हुआ है तो ऐसा डीम्ड कर लिया जाएगा कि गुड्स बी को रिसीव हो गया है और इसको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि सी को तभी तो गुड्स रिसीव हुआ होगा जब बी ने डायरेक्शन दिया होगा। यस मैम। नेक्स्ट, He has furnished the return under section 39। सप्लायर को, सॉरी रेसिपिएंट को भी बेटा अपनी रिटर्न फाइल करनी है। मैंने अभी बताया था कि रेसिपिएंट 3B में अपनी रिटर्न फाइल करेगा। जब वो रिटर्न फाइल कर रहा होगा तभी वो क्रेडिट को अवेल करेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो, डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई communicated to the registered person under section 38 not restricted। ये बोल रहे हैं कि मोनू को आईटीसी सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब ये कंडीशंस पूरी हो रही होंगी। पहली बात, मोनू कोई न्यू रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए जैसा कि रूल में प्रिस्क्राइब्ड किया गया होगा। मोनू ने टैक्स की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। साथ ही साथ जितना भी आउटपुट टैक्स बन रहा था मोनू ने उतना पे कर दिया हो। मोनू ने कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट अवेल ना कर रखा हो। मोनू कोई डिफॉल्टर ना हो। मोनू कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन ना हो जिसको गवर्नमेंट ने आईटीसी देने से मना किया है। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो रही होंगी तो डेफिनेटली मोनू बीइंग अ रेसिपिएंट आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। और कंडीशंस देखो, अगर मोनू ने बेटा एसी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो अब वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो या फिर आप आईटीसी क्लेम करो। मैम अगर मान लो कोई रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, तो किस टाइम पे आईटीसी मिलेगा? तो लॉ मेकर ने क्लियर कट लिखा है कि जब लास्ट लॉट आपको रिसीव होगा उसी टाइम पे आप पूरे के पूरे गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम कर सकते हो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। ये पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम का है। अच्छा, आईटीसी जब मर्जी क्लेम नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने एसी खरीदा, 10 साल बाद आपको याद आया ओ माय गॉड मेरा तो आईटीसी रह गया, एसी की हवा खा रहे हो, साथ साथ याद आ रहा है कि यार मुझे तो इस एसी का आईटीसी ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है आपके पास, उसी टाइम लिमिट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मैम टाइम लिमिट क्या है, आओ देखो। द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी, आईटीसी जिस ईयर से बिलोंग करता है, आप अवेल्ड कर सकते हो बाय द 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस ईयर से बिलोंग करता है उस ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30th नवंबर तक आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हो।
और फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न आप कब फाइल करते हो? जनरली एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है 30 दिसंबर तक। अगर मान लो आपने ये फाइल कर दिया 15 अक्टूबर को, तो आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? 15 अक्टूबर तक। अगर आपने बेटा अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी है मान लो 2 ऑफ द दिसंबर को, एनुअल रिटर्न कब फाइल की? 2 ऑफ द दिसंबर को, तो इन दोनों में अर्लियर कौन है? 30 नवंबर। फिर आप आईटीसी क्लेम कब करोगे? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहां पे कह रहा है कि जो आईटीसी आप अवेल कर रहे हो जिस गुड्स पे, उस गुड्स के रिस्पेक्ट में आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया हो। आपको बेटा 180 डेज का टाइम मिलता है। जैसे सोनू ने एसी किसको सेल किया था? मैम मोनू को सेल किया था। मोनू को 50,000 रुपए देने थे सोनू को, प्लस 9,000 का जीएसटी देना था। मोनू ने दोनों चीजें नहीं दी, तो लॉ मेकर कहते हैं कि मोनू तुम आईटीसी ले लो, लेकिन 180 दिन के अंदर सोनू को पूरा का पूरा पैसा पे कर देना। अगर तुमने 180 दिन के अंदर अंदर सोनू को पैसा पे नहीं किया, तो जितना भी हमने तुम्हें आईटीसी दिया है ये पूरा का पूरा तुम हमें रिवर्स करोगे, गवर्नमेंट को ये रिवर्स करोगे, विद इंटरेस्ट रिवर्स करोगे। और बाद में अगर तुम इस पैसे की पेमेंट वापस से कर देते हो, कितने पैसे की मैम? 50,000 रुपए की वैल्यू प्लस 9,000 रुपए का जीएसटी। फ्यूचर में तुम जब मन तब ये पेमेंट कर सकते हो, और जब तुम पेमेंट करोगे उसके बाद वापस से तुम हमसे आईटीसी क्लेम कर लेना। और इस आईटीसी पर अब हम कोई टाइम लिमिट नहीं लगाएंगे, जैसे पहले टाइम लिमिट लगाई हुई थी ना 30 नवंबर, और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वो टाइम लिमिट अब आपकी यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा इसको यहां से पढ़ लो। Proportionate ITC to be reversed paid with interest if whole part of the value or the tax of goods or services is not paid within 180 days of the issuance of the invoice. On the payment the ITC could be reavailed without any time limit. यही बात अपन ने सीखी। इस बात के कुछ एक्सेप्शन है बेटा। अगर रेसिपिएंट आरसीएम में फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर रिवर्सल का केस नहीं लगेगा। अगर डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो उसमें तुम कंसिडरेशन कहां से पे करोगे? तो वहां पे भी रिवर्सल का केस नहीं लगेगा। अगर कोई एडिशन पे किया है मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन द अकाउंट ऑफ द सप्लायर लाइबिलिटी बीइंग इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, जैसे कि कोई पेमेंट सप्लायर को करनी थी, आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2B की लाइन लिखी हुई है ये पूरी की पूरी। अगर कोई पेमेंट सप्लायर को करनी थी और वो पेमेंट रेसिपिएंट ने कर दी ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो इस तरह की एडिशनल पेमेंट अगर रेसिपिएंट सप्लायर को नहीं कर रहा है तो इस केस में भी हम इस वाले प्रोविजन को नहीं लगाएंगे, मतलब आपको आईटीसी रिवर्सल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 केसेस याद रखना। चलो ये 3 केसेस इस पर्टिकुलर के, तो इस तरह से हमारी सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की। मैं एक बार फिर भी चाहती हूँ कि आप सारी की सारी कंडीशंस रिकॉल कर लो। एक बार सभी बच्चे सारी की सारी कंडीशंस रिकॉल कर लो। सबसे पहला वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात बताओ मैम, रजिस्टर्ड होने के साथ साथ बिजनेस पर्पस के लिए आप आईटीसी ले रहे हो, आपने बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स एंड सर्विस खरीदे है। तीसरी बात, आपका जो सप्लायर है उसने GSTR 1 भर दिया हो, रेसिपिएंट के पास 2A 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो गया हो। पांचवा, रेसिपिएंट के पास इनवॉइस होना जरूरी है विद मैंडेटरी पर्टिकुलर्स। 6th पॉइंट क्या होगा मैम, जो रेसिपिएंट है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा 3B। 7th पॉइंट क्या है, सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट कर दी हो, मतलब कि सप्लायर ने भी अपनी रिटर्न फाइलिंग कर दी हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है,
मैम रेसिपिएंट ने गुड्स की वैल्यू प्लस जीएसटी विद इन 80 डेज पे कर दिया हो, किसको? सप्लायर को। अगर पे नहीं किया तो पूरा का पूरा आईटीसी क्या हो जाएगा? रिवर्स करना पड़ जाएगा। किसको? टू द गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। क्लियर? यस। और कंडीशंस क्या थी? मैम रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। अगर कंडीशन बिल टू शिप टू है, बिल टू शिप टू है, तो उस केस में अगर थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हुए हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट, तो हम ऐसा डीम्ड कर लेंगे कि सब रेसिपिएंट को गुड्स रिसीव हो गए हैं। अगर गुड्स लॉट्स में मिल रहे हैं रेसिपिएंट को, तो जब लास्ट लॉट रिसीव होगा तब हम ऐसा मानेंगे कि गुड्स रिसीव हो गए हैं। प्लस लास्ट कंडीशन ये थी मैम कि जो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर रहा है वो जब मन चाहे तब नहीं आईटीसी क्लेम कर सकता, उसके लिए एक टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट है नेक्स्ट ईयर का 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 की आपको पूरी करनी है। ये कंडीशन पूरी करने के बाद जितना भी आईटीसी आपके 2A 2B में दिख रहा होगा उतने का आप क्रेडिट ले सकते हो, उससे ज़्यादा का क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। प्रेम से बोलो वाह वाह। आया बेटा 16 कंट्रोल में अब? यस मैम, यही मैं बोल रही थी बेटा, मज़ा आ जाएगा हैंड नोट से। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो पहले। 16 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी एंड रीजंस देयर ऑफ? कब आप आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हो? टाइम लिमिट क्या है? क्या आप कभी भी ले सकते हो? अरे ना रे ना रे ना, आप कभी भी आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर बेटा कमेंट में चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ एफर्ट्स करके लाए हैं ना, तो हमें भी आपके एफर्ट्स देखने का मन करता है। जब आप पढ़ने के लिए घर छोड़ के हॉस्टल में आते हो ना, तो मम्मी पापा भी तो राह देखते हैं कि बेटा कब वापस आएगा। तो ऐसे ही जब हम मेहनत करके कुछ कंटेंट आपको देते हैं ना, तो हम भी वेट करते हैं कि बच्चे का रिप्लाई कब आएगा। और वही हमारे लिए असली मोटिवेशन है ऑनलाइन में, क्योंकि आपके फेसेस हमें नहीं दिख रहे हैं, आपका रिएक्शन हमें मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बेटा रिप्लाई। रिप्लाई आएगा आंसर का, दैट मीन्स आप मेरी भावनाओं को समझ गए और आपने अपनी भावना मैसेज में प्रकट कर दी। यस या फिर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट। आप 180 दिन के अंदर ले सकते हो। नहीं मैम, ये भी गलत आंसर है, अभी अभी तो आपने पढ़ाया। फिर सही आंसर क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मंथ। अच्छा ये देखो, पता है ये क्वेश्चन ना अमेंड हो चुका है। ये क्वेश्चन पहले पेपर में आया होगा तो उस टाइम पे टाइम लिमिट कुछ और थी। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन होके आएगा। ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी। मंथ ऑफ दी 30th नवंबर, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलॉन्ग विद टैक्स टू द सप्लायर? एक पर्सन है, जैसे सोनू ने मोनू को एसी बेचा, क्या मोनू विदाउट पेमेंट आईटीसी ले सकता है? हाँ मैम ले सकता है, लेकिन विद इन 180 डेज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट नहीं किया, अगर पेमेंट नहीं किया तो आईटीसी का रिवर्सल होगा, विद इंटरेस्ट होगा। आइए, यस however he is required to pay the consideration along with the tax within 180 days from the date of the issuance of the invoice. This is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग घर से लिखोगे, मैं सॉल्यूशन भी दे के जाऊंगी, पर लिखना आपका काम है। व्हाट इज इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स किसे कहते हैं? जब हम इनवर्ड सप्लाई लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इनपुट, इन दी फॉर्म ऑफ इनपुट सर्विसेज, इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल गुड्स, तो वहां पे हम इनपुट टैक्स पे करते हैं। तो उन सप्लाईज पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। मैम इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे मैंने दिया है, तो प्रॉपर आप इसको एक बार होमवर्क में रीड कर लेना, लिखने का तरीका आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी। तो अभी अभी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है सारी की सारी कंडीशंस आपको लिखनी है। कैन अ पर्सन टेक आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलोंग विद द टैक्स। विदाउट पेमेंट भी आप आईटीसी ले सकते हो, बशर्ते कि आपको 180 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको पूरा का पूरा टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट रिफंड करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर आप जब कभी भी सप्लायर को पेमेंट कर देते हो तो आप वापस से उस पेमेंट पे जीएसटी के पेमेंट पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और उस आईटीसी को क्लेम करने का अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। 30 नवंबर और एनुअल फाइलिंग रिटर्न वाला जो डेट होती है वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो, सो डन। यस, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। ये कंडीशंस वाला हो गया 16(2), तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हो। ये वो वाला क्वेश्चंस हो गया जो अभी मैंने बताया था, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 17, सबका चहीता सेक्शन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 17 करें स्टार्ट। सेक्शन नंबर 17 बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की, क्रेडिट के बंटवारे की। मैम, क्रेडिट का बंटवारा आखिरकार क्यों होगा? क्रेडिट का बंटवारा क्यों होगा? चलो आओ देख लेते हैं कि क्रेडिट का बंटवारा क्यों होगा। इस वजह से होगा क्रेडिट का बंटवारा। देखो, अगर आप परचेज करते हो, इनवर्ट सप्लाई करते हो, और वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए करते हो, तब तो आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यस मैम। लेकिन अगर आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, मतलब कि पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो गुड्स खरीदा वो आपके बिजनेस पर्पस में भी यूज हो रहा है और साथ ही साथ आपके पर्सनल पर्पस में भी यूज हो रहा है, तो अब आपको आईटीसी का बंटवारा करना पड़ेगा। आईटीसी के दो टुकड़े करने पड़ेंगे कि जो गुड्स, अगर एसी को मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ तो कितना हिस्सा यूज कर रही हूँ, और पर्सनल में कितना हिस्सा यूज कर रही हूँ। तो जितना बिजनेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ उतना आईटीसी में क्लेम कर सकती हूँ, पर्सनल भर का आईटीसी मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रिपोर्शन करना, ये बंटवारा करना, ये अपोर्शनमेंट करना हमें कौन सिखाएगा? सेक्शन नंबर 17 सिखाएगा। सिमिलरली दूसरा केस देखो, अगर हम गुड्स को टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए सेल कर रहे हैं, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का मतलब बेटा यहाँ पे जीरो रेटेड भी इंक्लूड होता है। जीरो रेटेड सप्लाईज को भी हम टैक्सेबल यहाँ पे मान के चलते हैं, याद रखना। अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो और वो अगर आपकी टैक्सेबल है या फिर जीरो रेटेड है, तब तो आप 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर वो सप्लाई आपकी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आप कॉमन सप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आप जो सप्लाई कर रहे हो वो टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड भी है प्लस एग्जेम्प्टेड भी है, मतलब मिक्स सप्लाई कर रहे हो, आप कॉमन सप्लाई कर रहे हो, तो इस केस में बेटा आपको आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा और सिर्फ आपको उतना ही आईटीसी मिलेगा जो आपके टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड गुड्स के लिए नेसेसरी होगा। तो यहाँ पे भी अपोर्शनमेंट करना सीखना है, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? सेक्शन नंबर 17 में। चलिए, अच्छा अब आगे बढ़े। सेक्शन नंबर 17 आपको अपोर्शनमेंट बताता है। आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, जब आप अपोर्शनमेंट करते हो तो उस टाइम पे ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। ये बच्चों से ना एमसीक्यू में काफी बार पूछी जाती है, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि एमसीक्यू में ये आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, जब हम सेक्शन नंबर 17 बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 17 के साथ कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में प्रोफेशनल में जब जाओगे तो आपके लिए है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 17 ये तो कहता है कि बिजनेस एंड पर्सनल के केस में आईटीसी का अपोर्शनमेंट होगा।
सेक्शन नंबर 17 ये भी कहता है कि टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड के केस में आईटीसी का अपॉर्शनमेंट होगा, लेकिन अपॉर्शनमेंट करने का मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये आपको रूल्स में सिखाया जाता है। ये तरीका आपको रूल्स में सिखाया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जब हम अपॉर्शनमेंट करते हैं तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जेम्प्ट सप्लाई का एक्चुअल मतलब क्या है फॉर दी सेक्शन नंबर 17। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब हम सेक्शन नंबर 17 के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि रियल में एग्जेम्प्ट सप्लाई का नंबर अलग होता है और यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 में कैलकुलेशन करने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि नील रेट सप्लाई में अगर आप जीरो रेट सप्लाई कर रहे हो तो जीरो रेट सप्लाई को हम टैक्सेबल सप्लाई मान के चलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था ये तो, यस मैम। प्लस होली ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो होती हैं उसको हम एग्जेम्प्ट ही मानेंगे, जो आपके सेक्शन नंबर 11 में बताई गई होती हैं, गुड्स और सर्विसेज वाली। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि अल्कोहलिक लीकर, इसको भी हम एग्जेम्प्ट मानेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। आरसीएम में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे सेक्शन में हम उसको भी एग्जेम्प्ट मानेंगे। याद रखना बेटा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपसे प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा इसका, क्योंकि रूल नहीं पूछा जाता ना, तो प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एमसीक्यू पूछा जाएगा। सिक्योरिटी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो इसको भी हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, हालांकि ये जीएसटी का हिस्सा नहीं है पर इसको एग्जेम्प्ट मानना है। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसको भी हमें एग्जेम्प्ट सप्लाई मानना है इस अपॉर्शनमेंट की कैलकुलेशन के लिए। सो ये बात बस आपको याद रखनी है बेटा। ये सी कैटेगरी आप समझ लो कि पेपर में आने के चांसेस हैं और आएगा तो एक नंबर मारा जाएगा। सी कैटेगरी ऐसा भी नहीं है कि आए ही आए, लेकिन आपको पढ़ाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है मैं छोड़ नहीं सकती, 100% कंटेंट मैं आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अपॉर्शनमेंट बैंकिंग सेक्टर का। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये अपना आईटीसी किस तरह से क्लेम करे। एक तो इनके पास 16(2) है कि 16(2) की सारी कंडीशंस पूरी करो और आईटीसी क्लेम कर लो। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है, बैंक को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमारे लॉ मेकर ने एक फायदा दे दिया। इनसे कहा कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पे आप देख लो आपका 100% आईटीसी कितना है। इसमें से 50% आईटीसी आप क्लेम कर लो और 50% आईटीसी आप छोड़ दो। सिंपल सीधा सा इनको एक रास्ता दे दिया। ऐसा करने का मन है तो कर लो, ऐसा करने का मन नहीं है तो 16(2) में चले जाओ। 2A 2B में जितना रिफ्लेक्ट कर रहा हो सारी कंडीशंस पूरी करने के बाद उतना आईटीसी आप क्लेम कर लेना। अगर झमेले में नहीं फंसना चाहते हो 50% छोड़ दो, 50% क्लेम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फायदा दिया गया है। आइए अब सबसे ज्यादा भयंकर, सबसे ज्यादा मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन अगर आपके सिलेबस में है इस चैप्टर का तो वो यही है, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5, जहां पे हम बात करेंगे ब्लॉक क्रेडिट की। कुछ ऐसे क्रेडिट्स जो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, जो पूरी तरह से होते हैं ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉक। आप चाहे कंडीशन पूरी करो चाहे आप कंडीशन पूरी ना करो, बट ऐसे क्रेडिट आप कभी अवेल नहीं कर सकते हो जो आपको सेक्शन नंबर 17 और सब सेक्शन 5 में बताए गए हैं। आओ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी मैं फ्लो चार्ट लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारे। आप सच बता रही हूँ, आप इसकी सराहना जरूर करोगे, इसको अप्रिशिएट जरूर करोगे, क्योंकि ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको ये फ्लो चार्ट्स बना हुआ मिल रहा है। देखो अब एक तो येलो हार्ट बनता है ना इतनी मेहनत के लिए, आपके लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहती हूँ। मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि जिस दिन आपकी क्लास थी ना, मतलब मैं रिकॉर्डेड में दे रही हूँ, ऑब्वियसली आपको रिकॉर्डेड में दे रही हूँ, तो जिस दिन आपकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है उससे एक दिन पहले वाली पूरी रात, पूरा दिन, और उससे एक दिन पहले वाली रात और दिन, इतना टाइम गया पूरी तरह से, तब जाके आपके लिए हेड नोट्स तैयार हुआ है। तो एक बार येलो हार्ट
इन हेड नोट्स के लिए बनता है। बेटा आप ही का प्यार हमारे लिए मोटिवेशन है, याद रखना, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, आपका प्यार सामने से नहीं दिखेगा, आपको ये देख के अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन वो स्माइल आपकी मैं नहीं देख पाऊंगी, कैमरे के पीछे कहाँ से आ जाऊंगी ना, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे कमेंट से ही दिखा पाओगे। तो कंचन मैम के कमांडोज प्लीज़ ये जरूर करना। चलो आ जाओ कंचन कमांडोज। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं पहला ब्लॉक क्रेडिट, मोटर व्हीकल का केस है। अगर आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, कोई कार खरीद रहे हो, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर वो मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा जा रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो बेटा आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। जैसे ट्रक हो गया जिससे आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, लॉरी हो गई जिससे आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो। लेकिन अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है और उसकी सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर है, अप टू 13 पैसेंजर है, तब बेटा आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अपन को सोचना पड़ेगा। अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर है तो इन 3 केसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, और रिमेनिंग किसी भी केस में बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मैम कौन कौन से 3 केसेस में आईटीसी मिल जाएगा? अगर आपने कार खरीदी है और कार को फर्दर सेल कर रहे हो, दैट मीन्स आप कार के डीलर हो ना, आपका कार का शोरूम है, आपने पर्सनल पर्पस के लिए कार नहीं खरीदी, आप कार की फर्दर सप्लाई कर रहे हो, आप कार को फर्दर सेल कर रहे हो, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उसके दुकानदार हो। या फिर आप कार खरीद रहे हो इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, आप कार ड्राइविंग स्कूल आपने खोल रखा है, आप कार सिखाते हो चलाना, तो आपने कार खरीदी है ताकि आप बच्चों को कार ड्राइविंग सिखा पाओ, तो इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। प्लस अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही 3 केसेस है जहां पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कार की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 13 तक है तो, याद रहेगी बात, यस। नेक्स्ट केस है हमारे पास वेसल एंड एयरक्राफ्ट का। मैम एक बार उसको रिवाइज करा दो ना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। देखो याद रखना, मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदोगे, आईटीसी मिलेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है तो आपको देखना पड़ेगा, सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, आईटीसी मिलेगा। 13 से कम है तो 3 कंडीशंस पूरी होंगी, 3 केसेस होंगे तो ही आईटीसी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 3 केसेस क्या है? फर्दर सप्लाई हो रही हो, ट्रेनिंग स्कूल हो आपका, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए उसको यूज कर रहे हो, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस है हमारा वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल्स क्या होते हैं? पानी के जहाज। एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? हवाई जहाज। अगर आप एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स खरीद रहे हो और इन 4 केसेस के लिए खरीद रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदर किसी भी केस में बेटा आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक्ड। 4 केसेस कौन कौन से हैं? सेम वही, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप एयरक्राफ्ट खरीद के वापस से बेचते हो, आपका शोरूम है, आपका काम है, ये आपका बिजनेस है, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपने बेटा वेसल सिखाने का स्कूल खोल रखा है, एयरक्राफ्ट सिखाते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो दैट मीन्स आप बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो, आईटीसी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आप खरीद रहे हो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीद रहे हो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। इस 4 के अलावा किसी भी रीजन से आप खरीद रहे हो, पानी का जहाज, हवाई जहाज, आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा, आपका आईटीसी ब्लॉक है। चलो नेक्स्ट, देख रहे हो बेटा नोट्स, इन नोट्स पे तो मुझे प्यार आ रहा है। जब मैं सीए कर रही थी उस टाइम ऐसे नोट्स काश मुझे मिल गए होते। खैर नहीं मिले थे, तब भी हमारी एग्जाम्शन आ गई थी। जीएसटी से मोहब्बत जो थी, जीएसटी सच बता रहे हैं आपको कि मतलब वो एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं जीती थी, और आज भी मैं इस सब्जेक्ट को जीती हूँ, आज भी मैं सब्जेक्ट को फील करती हूँ। मैं सब्जेक्ट को पढ़ाती नहीं हूँ, मैं सब्जेक्ट को महसूस करती हूँ और महसूस ही कराती हूँ। पढ़ाना क्या है, पढ़ाने में तो 2 मिनट लगेगा, अभी पढ़ा दे, लिख के ले आते अभी पढ़ा देते, लेकिन जो फील इसमें आएगी ना बेटा वो लिखे हुए में नहीं आएगी, वो स्टेटमेंट्स में नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम अब पास में है ना,
चलो अब हम 3 केस वापस से उठा रहे हैं, समझना। मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, तीनों चीजें हमने वापस से ले ली। अगर आप जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो, मोटर व्हीकल के लिए, वेसल के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, तो आईटीसी कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये आपको देखना है। जैसे कि आपने कार खरीदी, होता है ना, जब आप कार खरीदते हो, कार में कोई दिक्कत आ गई तो कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने के लिए उसको सर्विस में भेज देते हो। तो आपने 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया इसकी रिपेयर में, 1,000 का जीएसटी लग गया, तो इस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अपन को सोचना है। अब मान लो आपने कार ली, कार का इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस कराने पे भी आप इंश्योरेंस सर्विस पे जीएसटी देते हो, तो उस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब समझते हैं कि अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदा है और अब आप उन्हीं तीनों के रिस्पेक्ट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो या फिर जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, तो उन सर्विसेज पे आईटीसी तब नहीं मिलेगा जब ऑलरेडी इन तीनों का आईटीसी पिछले वाले केसेस में ब्लॉक था। मतलब कि अगर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है और आप कार को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलता था ना, तो अब आप उस कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हो तो वापस से आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा है तो आपको आईटीसी मिल जाता था। फिर उसी मोटर व्हीकल के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस ले रहे हो तो इंश्योरेंस की सर्विसेज पे जो आपने जीएसटी भरा है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। सेम वेसल्स आपने खरीदा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो पिछले वाले केस में आपको आईटीसी मिल जाता था। उसी वेसल का अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस करा रहे हो तो इंश्योरेंस सर्विसेज पे भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब जो क्रेडिट पिछले वाले पॉइंट्स में ब्लॉक है, उन्हीं वाले पॉइंट्स पर अगर आप इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहे हो, तो आईटीसी यहां भी ब्लॉक हो जाएगा। सिंपल सी बात। आ जाओ देख लेते हैं। मोटर व्हीकल अगर पुराने वाले केसेस में आईटीसी आपको अलाउ हो रहा है, कौन कौन से केसेस में? कार अगर फर्दर सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हो, ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर कार से आप पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, या फिर कार की कैपेसिटी मोर देन 13% है, या फिर कार हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले रहे हैं, तो उन पर्पस पे हमें आईटीसी मिल जाता था। तो यहाँ पे भी हमें आईटीसी मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन पुराने वाले केसेस में अगर आईटीसी ब्लॉक है तो यहाँ पे भी हमें उन कार की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज पे आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ आया? यस मैम। कार के साथ साथ वेसल, एयरक्राफ्ट, तीनों के साथ एकदम सेम केस चलेगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये वाला केस देखो। अगर कोई कंपनी जिसका काम मोटर व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग करना है, जैसे होंडा का काम क्या है? मोटर व्हीकल बनाना। तो ये कंपनी क्या करती है, जब मोटर व्हीकल बनाती है, मान लो ये कार बना रही है 80 लाख की, इसको लग सकता है ना मेरे शोरूम में आग लग गई तो मेरी कार क्या होगी, जल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी भी इंश्योरेंस सर्विसेज लेती है, यस मैम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस लेती हैं, यस। तो इन कंपनीज को बेटा आईटीसी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा खुद ही सप्लायर है, फर्दर सप्लाई के लिए कार बना रहा है, तो इसको तो आईटीसी मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड मोटर व्हीकल, तो इसको भी आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये क्या कर रही है? मोटर व्हीकल को इंश्योर्ड कर रही है, तो ये किसी और से सर्विस ले रही है, जैसे इसने इंश्योरेंस ही आउटसोर्स कर दिया, तो ये एक कंपनी दूसरी कंपनी से सर्विस ले रही है। जनरल इंश्योरेंस की सर्विस एक कंपनी दूसरी कंपनी से ले रही है, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन जब ये इसको सर्विस देगी मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स को आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर? यस। मैं लिख देती हूं यहां पे ताकि दिक्कत ना आए। यस। चलो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो, कमेंट में आंसर दो। आईटीसी ऑन कार परचेज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कार परचेज कर रही है,
फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। बताओ क्या होगा मैम, हमने ये केस कहीं भी नहीं पढ़ा। एक कार परचेज की है, ऑब्वियस सी बात है कार है तो उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से तो कम होगी, वो बस तो है नहीं, 13 से कम होगी। तो 13 से कम में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैम 3 ही केसेस थे जहां पे हमें आईटीसी मिलता था। फर्दर सप्लाई का केस, दूसरा ट्रेनिंग का केस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का केस। इसके अलावा किसी भी केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे केस क्या है कि एक कंपनी है, उसने ना कार खरीदी अपने एम्प्लॉय के ऑफिशियल यूज के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन कार परचेज्ड बाय अ कार डीलर फॉर सेल। अब देखो एक पर्सन ने कार खरीदी कार को बेचने के लिए, कार डीलर है, इसकी कार बेचने की दुकान है, शोरूम है, तो इसको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, ITC on car purchased by a company engaged in renting out car for transportation of passenger। इसका काम क्या है? इसका काम मैम रेंटिंग आउट करना है, लेकिन ये वाला केस अभी मैं होल्ड करूंगी क्योंकि एक टॉपिक है जो पढ़ाना है, उसके बाद ही आप इसका आंसर कर पाओगे। आओ नेक्स्ट, कहाँ गया, मिस हो गया क्या? रेंटिंग आउट वाला मिस हो गया क्या? एक सेकेंड दो। वेसल एयरक्राफ्ट, ये कौन सा था? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अरे यार एक केस मिस हो गया, शायद देख लेती हूँ कहाँ पे है। हाँ कोई बात नहीं, एक केस मिस हो गया, मैं हाथ से लिख देती हूँ, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक केस है जो कि यहाँ से मिस हो गया है। रेंटिंग आउट करते हो अगर आप, रेंटिंग आउट करते हो अगर आप, या फिर लीज पे लेते हो, या फिर आप हायर करते हो, किस चीज को? सेम वही मोटर व्हीकल को, या फिर वेसल्स को, या फिर एयरक्राफ्ट को। तो किस केस में आईटीसी मिलेगा, किस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा? अगर आप बेटा रेंट पे ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो तो सेम वही, अगर पहले वाले केसेस में मिलता था तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, पहले वाले केसेस में नहीं मिलता था तो यहाँ पे भी बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए, वेसल में भी अगर पहले वाले केसेस में अगर आपको आईटीसी अलाउ था, पहले वाले केसेस कौन से? वही कंडीशंस जहाँ पे आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, ट्रेनिंग पर्पस के लिए खरीद रहे हो, तो वहाँ पे अगर खरीदने पे आपको आईटीसी मिल जाता था, तो सिमिलरली अगर आप वेसल को रेंट पे लोगे तो रेंट पे जो जीएसटी पे करोगे उस पर भी आईटीसी मिल जाएगा। अगर पहले वाले केसेस में जहाँ जहाँ पे आईटीसी डिसअलाउ था वहाँ पे रेंटिंग पर वेसल लेने पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेम यही चीज बेटा एयरक्राफ्ट में भी हो जाएगी। पहले अगर आईटीसी आपको अलाउ था तो रेंटिंग, हायर करते हो एयरक्राफ्ट को, रेंटिंग पे लेते हो, लीज पे लेते हो, तो यहाँ भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर वहाँ पे आईटीसी आपको डिसअलाउ था, मतलब कि ब्लॉक था, तो यहाँ पे भी आपको अब आईटीसी नहीं मिल पाएगा। क्लियर? यस। अब कुछ केसेस आते हैं कि मिस्टर एक्स है, ये कार, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट कोई भी हो सकता है, रेंट पे लेते हैं और रेंट पे लेके ये फर्दर आगे किसी को रेंट पे दे देते हैं। दैट मीन्स ये इनका क्या हो गया मैम? ये फर्दर सप्लाई हो गई, तो यहाँ पे फर्दर सप्लाई के केस में आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? यस। अब आ जाओ, अब ये वाला केस आपसे हो जाएगा, एक केस छूट गया था। हाँ आप करो। आईटीसी ऑन कार परचेज्ड बाय अ कंपनी engaged in renting out of car for transportation of passenger is allowed। ये सेम केस है कि ये कोई कंपनी है जिसका काम कार को रेंट आउट करना है, इसने कार कहीं से रेंट पे ली, फिर इसने वापस से कार को रेंट पे दे दिया, तो इस कंपनी का काम क्या है? फर्दर सप्लाई, तो इसको बेटा आईटीसी मिल जाएगा। ये ब्लॉक क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, इन पर्टिकुलर केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपके पर्सनल नेचर के खर्चे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे फूड एंड बेवरेजेस पे आप कुछ खाते पीते हो तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो आईटीसी ब्लॉक्ड है। आउटडोर कैटरिंग
लगवा रहे हो आप, जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी में आपको 500 लोगों को खाना खिलाना है, आपने मिस्टर एक्स से कैटरिंग हायर कर ली है, तो उस पर जो आप जीएसटी का बिल भरोगे उस जीएसटी के बिल पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट पे आईटीसी नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विस पे नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो आईटीसी नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। इन सब केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है मैम? अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो मिल जाएगा, जैसे कि आपने कैटरिंग की सर्विस ली और किसी और को कैटरिंग की सर्विस दे दी, दैट मीन्स ये फर्दर सप्लाई का केस हो गया, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर ये सर्विसेज इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है ड्यू टू अंडर द स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एम्प्लॉय को खाना खिलाओ, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस लो, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस लो। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो आप ये सर्विसेज ले रहे हो, अपने एम्प्लॉय के लिए ले रहे हो, तो जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में मिल जाएगा, मतलब आउटसोर्सिंग के केस में भी मिल जाएगा। चलो, ये एग्जाम्पल ये आप होमवर्क में पढ़ोगे, यही एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था भाई, कैटरिंग वाला यहाँ लिखा हुआ है, ये आप होमवर्क में आराम से पढ़ लेना। मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस, आप क्लब की मेंबरशिप लेते हो, हेल्थ क्लब की लेते हो, फिटनेस के लिए लेते हो, तो इस पे जो भी आप फीस दे रहे हो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये मेंबरशिप एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, ड्यू टू स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन दी है, लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से दी है, तो इस एम्प्लॉयर के द्वारा पे किए गए जीएसटी पे आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट सर्विस है बेटा ट्रेवल बेनिफिट्स। ट्रेवल बेनिफिट्स, कहीं घूम के जाओगे, मौज करके आओगे, जीएसटी पे करके आओगे और हमसे बोलोगे आईटीसी दो, गवर्नमेंट कहेगी नारे नारे ना। लेकिन अगर यही घूमने फिरने की सर्विसेज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए ली है, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ली है, तो एम्प्लॉयर को बेटा आईटीसी मिल जाएगा। देख रहे हो कितना इजी पड़ गया इस फ्लो चार्ट से। और यही चैप्टर आप अपने बेयर एक्ट को खोल के पढ़ना, ऐसे निकलता है, 6-6 घंटे लग जाते हैं एक एक सर्विस याद करने में, एक एक गुड्स याद करने में। और यहाँ से देखो पूरा कवर पे आ गया होगा, पूरा आपकी कवरेज में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का केस आ रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे लेबर प्लस मटेरियल दोनों यूज होता है और रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल होती है, जैसे कि घर का बनना। तो जब घर बनता है तो उसमें लेबर भी यूज होती है, मटेरियल भी यूज होता है और रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर आप पूरा का पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हो, तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप अपना घर बनवा रहे हो, आप अपनी दुकान बनवा रहे हो, आप अपना रेजिडेंशियल हाउस बनवा रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो जितना भी अमाउंट आप ठेकेदार को पे कर रहे हो उस पर जीएसटी तो पे करोगे, लेकिन उस जीएसटी का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके भी बेटा एक्सेप्शंस हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस है तो मिल जाएगा, अभी बताती हूँ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में कैसे मिलेगा। अगर आपने बनाने में जितना भी खर्चा किया है, बनाने में जितना भी खर्चा किया है और उसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज्ड नहीं करी है बुक्स में एज ए एक्सपेंसेस, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने उसको बुक्स में कैपिटलाइज्ड नहीं किया है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। और अगर वो कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो आईटी। अच्छा, एग्जाम्पल कहाँ है? एक सेकेंड, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, उसके बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज दी जा रही है। डीएलएफ है, डीएलएफ का काम है, आपको पता है डीएलएफ क्या बनाता है मैम? शॉपिंग मॉल हो गया, फ्लैट हो गए, डीएलएफ बनाता है। तो डीएलएफ बेटा एबीसी के लिए शॉपिंग मॉल बना रहा है,
तो डीएलएफ इनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहा है, यस, ये डीएलएफ को पेमेंट करेंगे, लेकिन ये इस चीज पे आईटीसी नहीं ले पाएंगे। अब डीएलएफ कौन है बेटा? ये तो दुकानदार हो गया मोटा ताजा, ये अंबुजा सीमेंट से सीमेंट खरीदता है, तो मैम ये तो जीएसटी ले लेगा, ये तो जीएसटी ले लेगा, सॉरी ये तो आईटीसी ले लेगा। आईटीसी इसको मना नहीं है, इसको तो आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये कौन है मैम? ये फर्दर सप्लाई कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट केस देखो, अगर ये मॉल डीएलएफ को बनाना है, लेकिन डीएलएफ बहुत ज्यादा बिजी है, डीएलएफ इस काम को एबीसी को सौंप देता है, एबीसी अब डीएलएफ को सर्विसेज दे रहा है, तो इस बिहाफ पे डीएलएफ आईटीसी ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस हो गया, ये दोनों बिजनेसमैन हो गए, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पेमेंट किया, उस पे आईटीसी आप अवेल कर सकते हो, लेकिन जो पेमेंट यहां से मिली है ये एंड यूजर है, इस एंड यूजर को हम आईटीसी का क्रेडिट नहीं देंगे। क्लियर? तो जैसे हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे गुड्स का केस है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वहां पे आप घर बनाने के लिए गुड्स और सर्विस दोनों एक साथ ले रहे थे, आप दोनों का बंडल ले रहे थे, तो पिछले वाले केस में कवर हो गया था। लेकिन यहाँ पे आप घर बनाने के लिए हो सकता है किसी दुकान से सिर्फ और सिर्फ मटेरियल खरीद रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लेबर हायर कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज ले रहे हो, तो उस केस में भी उस खर्चे पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन सेम केस अगर आपने वैल्यू को कैपिटलाइज्ड नहीं किया है बुक्स में एज अ एक्सपेंसेस, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए सर्विसेज ले रहे हो तो वापस से आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप फर्दर सप्लाई का केस कर रहे हो या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब वही फर्दर सप्लाई, तो उस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो ये वाला केस भी हमने आपके लिए लिखा है, ये रहा। डीएलएफ बेटा लेबर की सर्विस दे रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो लेबर की दे रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये अंबुजा सीमेंट से सीमेंट खरीद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स खरीद रहे हैं, मैम गुड्स खरीदें चाहे सर्विस चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले, इनको आईटीसी ना मिलने का। अच्छा डीएलएफ अगर कुछ ले रहा है फर्दर सप्लाई के लिए, तो डीएलएफ को आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट याद रखना बेटा, जो कंपोजिट स्कीम के तहत रेसिपिएंट गुड्स खरीदता है, यहां पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20,000 रुपए के गुड्स सेल करे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर बी ने यहाँ पे अलग से जीएसटी पे किया होगा? नहीं, तो मिस्टर बी को आईटीसी मिलने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो बात अलग है कि जीएसटी ऑलरेडी गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होगा, जीएसटी ऑलरेडी गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होगा, लेकिन मिस्टर बी अगर इस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपोजिट डीलर से अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, एनआरआई हो, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप घूमने फिरने आए हो भारत में, आपने भारत में खाना पीना खाया, सर्विसेज अवेल करी, अब यहाँ से चलते बन रहे हो और जाते जाते कह रहे हो लाओ मेरा आईटीसी दो, लाओ मेरा आईटीसी दो, नहीं मिलने का तुमको आईटीसी। एनआरआई तुम्हारे केस में आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन हाँ, अगर तुमने कुछ इंपोर्ट पे टैक्स पे किया है, तो इंपोर्ट तो तुमने बाहर से किया है, तो ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हम दे देंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी खरीद रहे हो, पर्सनल कंजम्पशन के लिए कपड़े, जूते, चप्पल, कुछ भी आप खरीद रहे हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या है? ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट, इन सभी केसेस में आईटीसी ब्लॉक्ड है अगर गुड्स आपने खरीदे और आप उसको गिफ्ट देने के लिए खरीद रहे हो। पर्सनल पर्पस हो गया ना आपका, गिफ्ट दे रहे हो। गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल बांट दिया, आप गुड्स चोरी हो गए, गुड्स खो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए,
गुड्स रिटर्न ऑफ हो गए, पानी में बह गए, सड़ गए, फिक गए, तो इन सब केस में गवर्नमेंट आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं देगी, क्योंकि अब इन गुड्स की फर्दर सप्लाई नहीं हो सकती ना, गवर्नमेंट को वापस से जीएसटी नहीं मिल सकता, तो गवर्नमेंट एक बार तो अपना पेट भरेगी ना, तो गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है तुमने मुझे जीएसटी दे दिया ना, अब चुप बैठो, अब मैं तुम्हें आईटीसी वापस नहीं दूंगी, बाय बाय टाटा। तो गवर्नमेंट इस तरह से इनको बोल देगी और ये लोग बेचारे सर झुका के बात मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्ट में लिख दिया है। फ्रॉड करा था आपने, कोई गलत हरकत करी थी आपने, डिटेंशन, कन्फिस्केशन जैसे बड़े बड़े कारनामे आपके ऊपर किए गए थे, तब जाके आपने टैक्स भरा। आपने चोरी करी थी, आप टैक्स नहीं भर रहे थे, आप गलत काम कर रहे थे, आप इलीगल काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने आपको ढूंढा और आपसे टैक्स कलेक्ट करा, जबरन आपसे टैक्स वसूला गवर्नमेंट ने। तो जब गवर्नमेंट ने इन केसेस में जबरदस्ती आपसे टैक्स वसूला है, तो इन केसेस में अब आप आईटीसी का क्लेम लेने के अधिकार में नहीं हो, आपने ये अधिकार खो दिया है। प्रेम से बोलो वाह वाह। चलो अब एक एमसीक्यू आपका स्वागत करता हुआ आपके सामने आ चुका है। आई वॉन्ट कि आप इसका आंसर बढ़िया तरीके से दे दो, कमेंट में दे दो और दिल से दे दो। अच्छा मैं साइड हो जाती हूँ। A flying school imports on aircraft for use in its training activity and takes ITC of IGST paid on import. The departmental audit raised an objection that aircraft fall within the definition of conveyance in section this of the act of that ITC is not allowed. यार यहाँ तो देख रहे हो डिपार्टमेंट ही पागल हो गया है। इन्होंने एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि इनका बेटा फ्लाइंग स्कूल था, इन लोगों को हवाई जहाज उड़ाना सिखाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा इनको आईटीसी मिल जाना चाहिए। और डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम इनको आईटीसी नहीं देंगे। अब आप मुझे बताओ, जो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट उठा रहा है क्या ये वैलिड है? नो मैम, इनको आईटीसी मिल जाएगा। डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया ऑब्जेक्शन सरासर गलत है, ये वैलिड नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग inward supplies are not eligible for ITC in case of a company manufacturing shoes? एक कंपनी है जिसका काम है शूज को मैन्युफैक्चरिंग करना, वो फूड एंड बिवरेजेस की सर्विस ले रही है, खा पी रही है, उसके कंपनी के 50 साल पूरे हुए हैं, तो उसने आउटडोर कैटरिंग भी ले लिया, हेल्थ सर्विस भी ले रही है अपने एम्प्लॉय के लिए। मैम किसी भी केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर ये हेल्थ सर्विस अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन ली गई होती तो एक बार को मिल भी जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक कोई पर्सन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में काम धाम करते हैं। ही बाय अ कार मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5%, 5% की सिटिंग कैपेसिटी वाली कार खरीद ली फॉर द यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, क्या दिक्कत है? आपने हमारे द्वारा बताए गए 3 पर्पस के लिए तो कार नहीं यूज की ना, फर्दर सप्लाई, इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर नहीं की ना, तो इधर आओ। अब हम तुमको आईटीसी नहीं देंगे। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में ये क्रेडिट हो जाता है ब्लॉक, जाओ जाके मौज करो। तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया होगा, ये लिखा हुआ है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। होमवर्क में जाके इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। पूरा सेक्शन नंबर 17(5) इन्होंने लिख दिया है, तो वही आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है जो मैं आपको फ्लो चार्ट में पढ़ा रही हूँ। मैम हम कैसे लिखेंगे? आप ये लिखना, एज पर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5, अगर एक पर्सन मोटर व्हीकल खरीदता है, अगर वो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो आईटीसी मिलेगा। अगर उस मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा है तो आईटीसी मिलेगा। अगर 13% तक है तो सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन में आईटीसी मिलेगा। उसके बाद लिख देना, एज पर दी गिवन स्टेटमेंट जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 5 के लिए ही है, तो हमारा जो पर्सन है वो दी हुई स्टेटमेंट में फॉल नहीं कर रहा है, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलो अब एक और सेक्शन आपके सामने आता है, बढ़िया सेक्शन है बेटा ये, सेक्शन नंबर 18,
सेक्शन नंबर 18 स्पेशल सर्कमस्टांसेस बता रहा है कि कब कब आपको आईटीसी मिलेगा और कब कब आपका आईटीसी रिवर्स हो जाएगा जी। अरे बाप रे बाप, ये दो बातों को बताने के लिए आया है सेक्शन नंबर 18। याद रखना ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जन्म लेता है। आप देख रहे हो इतनी जल्दी आपने 2 सेक्शन पढ़ लिए, वो भी मैं इतना मानती हूँ कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपने पढ़ा है। अब एक बार जाना, एक बार PYQs पलट के देख लेना, एक बार ऊपर ऊपर से फ्लो चार्ट देख लेना, आपके यहाँ फिट हो जाएगा और फिर सीधे यहाँ से निकल के एग्जाम में आंसर शीट पे आएगा। लेकिन देखो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ उंगली पकड़ के लिखवा नहीं सकते पेपर में जाके, सिर्फ हम कुछ ज्ञान दे सकते हैं, कुछ शिक्षा दे सकते हैं जो पेपर हॉल में आपके काम आ सकती है। जैसे कृष्ण जी ने दी थी अर्जुन को और अर्जुन ने उनका लिया हुआ ज्ञान महाभारत के युद्ध में यूज किया और विजय प्राप्त करी। प्रेम से बोलो वाह वाह। चलो सेक्शन नंबर 18 पे आ जाओ। अब सेक्शन नंबर 18 आपको कुछ केसेस बताएगा जहां पे आप आईटीसी को अवेल करोगे या फिर आप आईटीसी को रिवर्स करोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ लिखा है आपको समझ नहीं आने वाला, मैं अभी आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी अपने हैंड नोट से। मेरे हैंड नोट्स प्रकट हो जाएं। अरे मैम वाह मैम, हम तो समझे थे आप हैंड नोट्स नहीं लाए हो। अरे ऐसे कैसे नहीं लाएंगे, लाएंगे आपके लिए, क्यों नहीं लाएंगे। चलो अब ध्यान दो, ये मैं जो आपको केसेस करा रही हूँ, पहले मैं ये करा रही हूँ कि कब आप आईटीसी को अवेल कर सकते हो। हम पहले अवेल वाले केसेस पढ़ रहे हैं, अवेल, आईटीसी को अवेल करने वाले केसेस पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, पहले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बना दूं तभी आपको ये समझ आएगा। आप पहले जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं थे, आप एज अ अनरजिस्टर्ड अपना काम धंधा चला रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपने सोचा कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। अब आज के दिन मान लो ये चल रहा है हमारा 25 दिसंबर 2024। आपने इस दिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का सोचा। क्यों सोचा? सोचने के पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आप जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उस लिमिट को आप क्रॉस कर गए हो, इसलिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि आप वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। कुल मिला के आप इस पीरियड के बाद एक रजिस्टर्ड पर्सन बनना चाहते हो या बन रहे हो। पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, फिर आप रजिस्टर्ड बन रहे हो। या तो आप इसलिए बन रहे हो आपकी लिमिट फुलफिल हो चुकी है, या फिर आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि पहले थे हम अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर हो गए हम रजिस्टर्ड पर्सन, बस। अच्छा इतना समझ लिया, तो अब यहाँ पे आ जाओ। जब आप पहले अनरजिस्टर्ड पर्सन थे तो उस टाइम पे मुझे बताओ, क्या आप टैक्स की पेमेंट करते थे? नहीं। क्या आप आईटीसी वसूल करते थे? नहीं। आप एक सिंपल साधारण इंसान थे। तो उस टाइम पे आपकी दुकान पे क्या क्या होगा? मैम इनपुट्स भी होगा इन दी फॉर्म ऑफ गुड्स, ऑब्वियस सी बात है। इनपुट्स होगा आपके पास, यस मैम इनपुट्स होगा। क्या आपके पास कैपिटल गुड्स होगा? आपकी दुकान पे देखो क्या कोई एसी लगाए? हाँ मैम बिल्कुल लगाए। तो जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे तो आपकी दुकान पे गुड्स भी थे और बेटा कैपिटल गुड्स भी थे, लेकिन आपने इस पे आईटीसी नहीं लिया था, ठीक है मैम। लेकिन क्या हुआ, इस दिन पर्टिकुलर डेट में लिख रही हूं 25 दिसंबर को आप रजिस्टर्ड हो गए। 25 दिसंबर को आप रजिस्टर्ड हो गए। तो 25 दिसंबर से पहली वाली रात, क्योंकि 25 को तो अब आप सुबह उठते ही रजिस्टर्ड हो गए ना, तो 24 की रात को आप अनरजिस्टर्ड थे, यस मैम। तो 24 की रात को कुछ ना कुछ गुड्स तो आपके पास बचा ही होगा, कुछ ना कुछ कैपिटल गुड्स तो आपके दुकान में होगा ही, यस। तो वो सारा का सारा भी तो ट्रांसफर हो गया, यस मैम। मान लो आपने 10,000 गुड्स खरीदा था, इनपुट्स लिख रही हूँ मैं, 10,000 इनपुट्स थे आपके पास, 20 रुपए का एक इनपुट था। मैम ये 10,000 क्या है? 10,000 पानी की बोतल समझ लो, आपकी बोतल बेचने की दुकान थी। तो बोतल 10,000 रुपए की थी, एक पानी की बोतल 20,000 रुपए की थी, इस पे जीएसटी लग गया बेटा
3600 का। कितना लग गया? 3600 का। अब क्या हुआ, 24 तारीख तक 4000 बॉटल आप बेच चुके हो, लेकिन बेटा 24 तारीख की रात को जब आप दुकान बंद कर रहे थे आपके पास 6000 बॉटल पड़ी हुई थी। 6000 बॉटल अब आपकी इस कैटेगरी में फॉल कर चुकी है। तो इन 6000 बॉटल पे आपको आईटीसी मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये टैक्स पेमेंट का मतलब ये था कि ऑब्वियस सी बात है आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अब अपना आउटपुट टैक्स तो भर के ही आए होगे ना। यस मैम। तो यहाँ पे अब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आपने बेटा देखो कितने का टैक्स भरा है? 3600 रुपए का टैक्स भरा है। लेकिन ये 3600 रुपए का टैक्स, 3600 रुपए का टैक्स आपने कितने बॉटल पे भरा है? मैम ये 3600 रुपए का टैक्स हमने भरा था 10,000 बॉटल पे, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट कितनी बॉटल बची हुई है? 6000। तो अब आप 2160 रुपए का आईटीसी अवेल कर सकते हो। बात समझ आई? अब सिंपल सी मेरी बात एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। पहले आप थे, जैसे होता है ना ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, पहले एक इंसान की शादी नहीं हुई होती फिर एकदम से शादी हो जाती है, तो लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं एकदम से। आपकी होगी तो समझोगे बहुत मेजर बदलाव आता है बेटा लाइफ में, समझ आएगा, करो फिर समझ आएगा। तो ऐसे ही ये पहले अनरजिस्टर्ड थे फिर रजिस्टर्ड हुए, तो एकदम से बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले इनको आईटीसी नहीं मिलता था, अब इनको आईटीसी मिलने लगा। तो लॉ मेकर ने कहा, इधर आओ बताते हैं लॉ मेकर ने क्या कहा। लॉ मेकर ने कहा कि जितना भी इनपुट्स लेफ्ट है आपकी दुकान पे उसका प्रिपोर्शनेट उतने भर का आईटीसी आप क्लेम कर लो। तो हमने कहा 6000 लेफ्ट है, ठीक है, 3600 10,000 पे था तो 6000 भर का निकाल लो और अब आप इतना आईटीसी अवेल कर सकते हो। प्रेम से बोलो वाह वाह। आया समझ? यस। अब कैपिटल गुड्स का सुनो, बहुत प्यारी सी कहानी, हमारी जुबानी सुनो, बहुत मजा आएगा सुन के। लॉ मेकर ने आपका काम आसान कर दिया, बोला कि इस केस में कैपिटल गुड्स की ऐसी की तैसी, कैपिटल गुड्स पे हम कोई प्रिपोर्शनेट आईटीसी आपको वापस नहीं करेंगे। हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ लिया है, भाई नहीं देती वापस। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड बन रहे हो, गवर्नमेंट वापस नहीं देती है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब एक और केस पढ़ लो, सेम है एकदम, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब पहले आप थे बेटा एग्जेम्प्टेड गुड्स के डीलर, पहले आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते थे, तो जब आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो तो हमने अभी अभी पढ़ा कि आपको आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन फिर आप टैक्सेबल गुड्स के डीलर हो गए तो अब आपको आईटीसी मिलने लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप कंपोजिशन स्कीम में आते थे, ऑब्वियस सी बात है तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलता था, अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए तो अब आपको आईटीसी मिलेगा। कुल मिला के वापस से आपकी लाइफ में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। पहले आईटीसी नहीं मिलता था, अब आईटीसी मिलेगा, पहले नहीं मिलता था अब मिलेगा। मैम ये तो सेम पहले वाला केस हो गया। हाँ ये पहले वाला केस ही है, लेकिन इस केस में बेटा इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी मिलेगा, बस इतना डिफरेंस है। इनपुट्स पे मिलने का तो सेम वही तरीका है जो पहले हुआ करता था। रिमेनिंग पानी की बोतल जो बची हुई थी 6000, उस पे हमने आईटीसी क्लेम कर लिया था, सेम वही तरीका है। लेकिन अब कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो सीख लो बेटा, बहुत सिंपल तरीका है। इन्होंने बोला कि कैपिटल गुड्स पे रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स तो आप पहले भी यूज कर चुके हो, तो थोड़ा बहुत आईटीसी हम कम करेंगे और बाकी का आईटीसी आपको दे देंगे। तो हमें देखना है कि हमने एसेट कब परचेज की, अप्रैल 2024 में एसेट परचेज करी, तो एसेट की वैल्यू थी फॉर एन एग्जांपल 1,18,000 का जीएसटी लग गया, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1,18,000। अब यही कैपिटल असेट, मान लो ये एसी था, कोई ये एसी था एयर कंडीशनर 5 स्टार, यही एसी यहां पे आ गया। अब ये थोड़ी है कि जब शादी होती है तो पुराने कपड़े फेंक के थोड़ी ना जाते, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, साथ के साथ पुराने कपड़े भी तो लड़की अपने घर से लेके ही चली जाती है बाद में। मैम आपकी हो गई है क्या इतना एक्सपीरियंस है? हाँ तभी बता रहे हैं आपको तो पुराने कपड़े फेंक थोड़ी ना दिए जाते, पुराने कपड़े, पुरानी ज्वेलरी, पुराना मेकअप का सामान फेंक थोड़ी ना दिया जाता है, वो भी तो जाता है साथ में। हाँ वो थोड़े दिन बाद आ जाता है पर आता जरूर है ना। तो सेम वही केस यहाँ पे है
कि अब ये एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल बन गए या कंपोजिट से नॉर्मल बन गए, तो ये थोड़ी पुराना एसी निकाल के फेंक देंगे, वो भी तो साथ में लेके आएंगे। अब जब एसी यहाँ पे आया तो पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, पूरा 18,000 नहीं मिलेगा, आपको रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो आप एसी यूज कर रहे थे उसमें धीरे धीरे डेप्रिसिएशन तो आ ही रहा होगा ना, धीरे धीरे तो आप एसी यूज कर ही रहे थे, तो 5% एवरी क्वार्टर हम एसी की वैल्यू डाउन करके मानते हैं। 5% एवरी क्वार्टर का जीएसटी हम रिड्यूस्ड करेंगे। तो देख लो बेटा कितने क्वार्टर हो गए, 25-12 तक मैम, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि चाहे फुल क्वार्टर हो चाहे पार्ट देयर ऑफ, हम पूरा मान के चलेंगे। तो एक क्वार्टर के लिए 5% की वैल्यू माइनस करो, दूसरे क्वार्टर के लिए वापस से 5% की वैल्यू, तीसरे क्वार्टर के लिए वापस से 5% की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो गया 5%। तो टोटल में कितनी वैल्यू हो गई मैम 15%। आईटीसी कितना था, जीएसटी 18,000 पे किया है तो यही आईटीसी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 18,000 में से 15% 3 क्वार्टर का माइनस कर दिया, तो 15,300 के आईटीसी को ये क्लेम कर सकते हैं। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आईटीसी। क्लियर? बस याद रखना पहले वाले केसेस में कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता था, सिर्फ इनपुट्स का मिलता था। यहां पे इनपुट्स का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। कैपिटल गुड्स का सबसे इजी तरीका है 5% एवरी क्वार्टर रिड्यूस कर दो, जिस दिन से आपने एसेट खरीदी है उस दिन से लेके जिस दिन आपका रिश्ता पक्का हुआ। अब यही चीज बेटा यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में लिखी हुई है, अब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो देख लो। अब जैसे ये तो वही हो गया तरीका, मैं पूरा बता चुकी हूँ तो ऑलरेडी हमारा डन है, यहाँ से मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आईटीसी आप विद इन 1 ईयर क्लेम कर सकते हो, 1 ईयर के बाद ये आईटीसी लैप्स हो जाएगा, फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये वाली बात यहाँ से पढ़ना जरूरी है और कोई नहीं। चलो क्लियर, ये वाली बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स पे ही ले सकते हो, इनपुट्स पे ही ले सकते हो। और ये वाली बात उनके लिए जहाँ पे आप इनपुट्स के लिए भी ले सकते हो और कैपिटल गुड्स के लिए भी ले सकते हो। चलो, हमने 2 केसेस किए थे ना, यस मैम। अच्छा, आईटीसी लेते टाइम आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है। पहली बात, अगर आईटीसी की वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हमारे से साइन करा लेना। हमारे से मतलब मैम आपसे मैंने कहा क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जब भी टोटल आईटीसी की वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो आपको बेटा सीए से साइन कराना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन कराना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट, आप आईटीसी क्लेम करने के लिए जिस दिन एलिजिबल हो जाते हो उसे 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। क्लेम 1 साल में कर लो, लेकिन गवर्नमेंट को आपको 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि मैं आ रहा हूँ, सुनो मैं आ रहा हूँ, मैं आईटीसी लेने आ रहा हूँ। 30 दिन के अंदर अंदर बताओ, जाओ भले ही 1 साल में लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल बाद जाओगे भगा देगी गवर्नमेंट आपको। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ई मोड में डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है, जो भी आप आईटीसी लेना चाहते हो, गुड्स पे, इनपुट्स पे या फिर आप कैपिटल गुड्स पे। चलिए, अब रिवर्सल का केस और बचा है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म। रिवर्सल का सेक्शन नंबर 16, 17, 18 खत्म। रिवर्सल का केस भी मेरी लैंग्वेज में समझो बहुत अच्छा है। ये देख रहे हो, ये भी फ्लो चार्ट बढ़िया है, पर मैंने और भी इजी कर दिया, सिर्फ 1 पेज में खत्म कर दिया रिवर्सल का केस। अच्छा, रिवर्सल के केस में इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों का ही आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ता है। ये क्या मैम, ऐसा क्यों? ये तो मैम बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो गया, ये तो मैम पार्शियलिटी हो गई। बेटा रिवर्सल मिल रहा है ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो हमेशा दोनों हाथ फैलाए है, आ जाओ रिवर्स करो। गवर्नमेंट तो चाहती है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्सल मिले, तो गवर्नमेंट अपने लिए कंडीशंस नहीं लगाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा इनपुट पे भी रिवर्सल होगा और कैपिटल गुड्स पे भी रिवर्सल होगा। तो कुल मिला के अब हम जो पढ़ेंगे ये रिवर्सल का केस पढ़ेंगे। मतलब गवर्नमेंट आईटीसी को वापस, रिवर्सल मतलब कि जो आईटीसी है वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो एज अ आउटपुट टैक्स। पहले आप रेगुलर स्कीम में हुआ करते थे, आप रेगुलर स्कीम में होते होगे तो ऑब्वियसली बात है आप आईटीसी ले लेते होगे ना, यस।
लेकिन फिर आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर आप होली एग्जाम्ड सप्लाई में चले गए तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो भी आपको अब आईटीसी नहीं मिलेगा। इन तीनों ही सिचुएशन में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो ऑन दी इनपुट्स एज वेल एज ऑन दी कैपिटल गुड्स। चलो, इनपुट्स का तो सेम वही तरीका है जैसे हम पहले वापस करते थे। आपने 10,000 पानी के बॉटल खरीदे थे, 4,000 पानी के बॉटल्स सेम ईयर में सोल्ड हो गए, 6,000 बच गए और यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो उन 6,000 बॉटल्स पे आपने रिमेनिंग आईटीसी गवर्नमेंट को रिवर्स करना है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स में मैम कैसे रिवर्स होगा, वहां पे तो हम 5% एवरी क्वार्टर रिड्यूस्ड करते थे, यहाँ पे तरीका हल्का सा बदल दिया। इन्होंने कहा जो भी एसेट है, कोई भी एसेट हो, मान लो एसेट्स की जो लाइफ है वो है 5 ईयर, एसेट की लाइफ कितनी है 5 ईयर, तो जितना आप यूज कर चुके हो उतना माइनस कर लो, बाकी का वापस कर दो। अब यहाँ पे देखो एसेट खरीदी गई थी अप्रैल 24 में, अप्रैल 24 में, और 25 दिसंबर तक आपने एसेट को यूज किया, तो देख लो कितने दिन यूज करा है, कितने दिन यूज करा है मैम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ, मतलब पार्ट ऑफ द मंथ को भी हम यहाँ पे पूरा मंथ मानते हैं। मतलब कि एसेट की लाइफ थी 5 ईयर, एसेट पे आपने जीएसटी कितने का भरा है मैम 18,000, तो 18,000 की लाइफ कितनी हो गई बेटा 5 साल। अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा मैम 60, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 60, यस। अब कितने मंथ तक आपने एसेट को यूज किया है 9 मंथ तक, तो रिमेनिंग मंथ अभी कितने बचे हैं 60 माइनस 9, कितने बचे हैं 51, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 51, इतना आईटीसी गवर्नमेंट को रिवर्सल होगा, इतना, क्योंकि मेरे पास एसेट की जो लाइफ थी वो 60 मंथ थी, 60 मंथ थी, जिसमें से 9 मंथ का आईटीसी मैं क्लेम करने का अधिकार रखती हूँ क्योंकि वहां पे मैं रजिस्टर्ड पर्सन थी। अब बाकी की जो एसेट की लाइफ बची है 51 मंथ, अब ये 51 मंथ तक के लिए मैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन बन चुकी हूँ, तो मैं जो आईटीसी लेके बैठी हुई हूँ पूरी एसेट पे, उसमें से 51 मंथ का आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 15,300। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये निकल के आएगा 15,300। प्रेम से बोलो वाह वाह। क्लियर, डन। देख रहे हो फ्लो चार्ट इज सो सिंपल। अब यही चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं तो नहीं बोलूंगी यहाँ से पढ़ना, सेम वही चीज है। 3 केसेस हैं, 3 केसेस कौन से, रजिस्टर्ड से आप कंपोजिशन में आ गए, रजिस्टर्ड से आप एग्जेम्प्टेड में आ गए, या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। तीनों ही केस में आपको इनपुट का भी मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 ईयर की लाइफ मान के। ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, 5 ईयर की लाइफ मानो, ये वो बला बला बला। और रिवर्सल अमाउंट बेटा आपको पे करना पड़ेगा, रिवर्सल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई 1 साल की लिमिट नहीं लगाई है, क्योंकि 1 साल की लिमिट लगा देगी तो फिर गवर्नमेंट को आप वापस करने नहीं जाओगे ना, तो गवर्नमेंट ने कहा हम यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक, और बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद हमारा ये हो जाएगा आईटीसी चैप्टर का काम तमाम, पूरी तरह से बढ़िया तरीके से, विदाउट एनी फालतू की बात, विदाउट एनी सस्ता कंटेंट, एक क्रीमी कंटेंट के थ्रू आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। अब पढ़ो, आप आईटीसी का क्रेडिट लोगे कैसे, तो गवर्नमेंट ने आईटीसी के क्रेडिट को लेने का एक तरीका बताया है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास आईजीएसटी का भी क्रेडिट हो सकता है, आपके पास आईटीसी आईजीएसटी का भी हो सकता है, सीजीएसटी का भी हो सकता है, एसजीएसटी का भी हो सकता है, और जो ट्रीटमेंट एसजीएसटी का होता है वही यूटीजीएसटी का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 3 तरह के क्रेडिट अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट कहती है
सबसे पहले आप आईजीएसटी के क्रेडिट को यूज करो, सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को यूज करो और इसको नील करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। अगर ये नील नहीं हुआ है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अब आईजीएसटी के क्रेडिट को आप सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए यूज करोगे, आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए यूज करो, ये यहीं लिखा हुआ है। आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज करा, उसके बाद अगर आईजीएसटी बचा हुआ है तो फिर इसको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए यूज करो। किसी भी मैनर में, किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पहले इसके लिए कर लो, आप चाहो तो पहले इसके लिए कर लो, आप चाहो तो इसके लिए 10% करो, इसके लिए 90 करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप करना चाहो वैसे आप यूज करो। गवर्नमेंट कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी जब आईजीएसटी के लिए यूज हो गया, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज हो गया, फिर देखो कि आईजीएसटी नील हो गया, नील हो गया होगा तभी अब आप सीजीएसटी पे आओगे। नील नहीं हुआ होगा तो वहीं पे रहो, फिर अगले साल का वेट करो, अगले एक मंथ का वेट करो। अच्छा, अब मान लो वो नील हो गया तो अब आप सीजीएसटी पे आओ। सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी के लिए यूज होगा, उसके बाद सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए यूज होगा। सीजीएसटी कभी भी बेटा एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी के लिए यूज होगा और सीजीएसटी उसके बाद में आईजीएसटी के लिए यूज होता है। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं होता है। आगे देखो, मान लो सीजीएसटी आपने यूज कर लिया, सीजीएसटी के लिए, आईजीएसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एसजीएसटी पे आ जाओ। सीजीएसटी को नील करने की कोई जरूरत नहीं है, सीजीएसटी पड़ा है पड़ा रहने दो, आ जाओ एसजीएसटी पे। एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी के लिए यूज होता है, उसके बाद बताओ, उसके बाद मैम आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आईजीएसटी के लिए सिर्फ तभी यूज करोगे व्हेन ओनली व्हेन आईटीसी ऑफ सीजीएसटी नील हो गया। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। यहाँ पे ये बात बहुत बढ़िया है, अभी मैं फिर से एक बार और समझाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला है कि सीजीएसटी को आईजीएसटी के लिए यूज कर लो। ऑब्वियस सी बात है, सीजीएसटी को एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते तो एसजीएसटी का खाता तो खोलना ही पड़ेगा एसजीएसटी के लिए। अब एसजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूज हो गया। अब एसजीएसटी को सीजीएसटी के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हम एसजीएसटी को आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं? सिर्फ हम तभी यूज करेंगे जब हमारा सीजीएसटी नील हो चुका है। अगर सीजीएसटी कुछ बचा हुआ है तो पहले सीजीएसटी को यूज करो आईजीएसटी के लिए। एक बार मैं इसको वापस से अपनी लैंग्वेज में भी और समझा देती हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगी आज की क्लास। आपके पास आईजीएसटी होता है, यस मैम। सबसे पहले आईजीएसटी को आपको यूज करना है, सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज करो। अगर बचा हुआ है तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आईजीएसटी नील हो गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आईजीएसटी नील हो गया है तो आप क्या करोगे? आईजीएसटी नील होना चाहिए, नहीं हुआ होगा तो इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। नील हो गया है तो फिर आओ अब सीजीएसटी पे। सीजीएसटी पहले आप सीजीएसटी के लिए यूज करो और सीजीएसटी को आप आईजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यस। अब एसजीएसटी को आप एसजीएसटी के लिए यूज करोगे, यस मैम। एसजीएसटी को आप आईजीएसटी के लिए यूज सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे जब ऑलरेडी सीजीएसटी आपका नील हो चुका है। अगर सीजीएसटी पड़ा हुआ है तो आप आईजीएसटी के लिए एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकते हो। और लास्ट बात, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा, एसजीएसटी यूटीजीएसटी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। सो ये हमारा एक चैप्टर था जिसमें हमने सेक्शन नंबर 16, 17, 18 पूरा करने का आपके साथ वादा किया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आ जाओ जल्दी से वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस पे आओ, ये क्वेश्चन हम करेंगे। हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, is engaged in the manufacture of taxable goods. The company provide the following information pertaining to the purchases made, services availed by during the month of the July.
इन्होंने कहा कि कोई हर्षित प्राइवेट लिमिटेड है, एक रजिस्टर्ड सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का डीलिंग करता है। ये जो कंपनी है इसकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपसे बोला है मंथ ऑफ जुलाई के लिए कैलकुलेशन करो। इन्होंने बेटा रॉ मटेरियल खरीदा है जिसका इनवॉइस आपको सितंबर में रिसीव होगा। ये इन्होंने आपको जीएसटी दिया है, इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा है तो इन्होंने इतने का टैक्स भरा होगा। तो मुझे बताओ 2.5 लाख रुपए का आईटीसी इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैम आईटीसी मिलने के लिए 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन कहती थी कि इनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सॉरी इनको रॉ मटेरियल रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन इनको रॉ मटेरियल सितंबर में रिसीव होगा तो जुलाई में इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीसी कितना हो जाएगा, नील। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड कर रखी है फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री, और ये लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आपने अगर टैक्स पे किया है तो इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट में अभी पढ़ के आए 17.5 में। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 5 लॉट आउट ऑफ विच 3rd लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। मतलब हमने पढ़ा था अगर आपको गुड्स लॉट्स में रिसीव हो रहा है तो जब आपको आखिरी लॉट रिसीव होगी तभी आप आईटीसी क्लेम करोगे। इनको जुलाई तक सिर्फ 3 लॉट रिसीव हुई हैं, बाकी की 2 लॉट रिसीव नहीं हुई, यानी कि इस अमाउंट पे भी इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रक यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप यूज करोगे मोटर व्हीकल उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स, out of 3 item invoice for 2 item is missing and GST paid on those item is 80,000। 16.2 कहता है अगर आप किसी भी गुड्स पे आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 आइटम का इनवॉइस नहीं है और इन 2 आइटम का जो आईटीसी था वो 80,000 के बराबर था, तो इतना 80,000 का आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा। तो 1.5 लाख में से 80,000 माइनस करो, क्योंकि 80,000 के बराबर आपके पास इनवॉइस है ही नहीं। तो इनवॉइस किसका है मैम, 70,000 का। 70,000 का आईटीसी ले लो, तो 70 और 40 1,10,000, सिर्फ इतना आपको आईटीसी मिलेगा। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ जाऊँ। रिटर्न सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जिस बच्चे को प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो वो इसको यहाँ से एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, आप अपने पास से बना के इजीली लिख सकते हो। आगे बढ़ूँ? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। डीना लिमिटेड, a registered supplier from Maharashtra, is engaged in the manufacturing of passenger autos. The company provide the following details। कौन से मंथ की डिटेल दी है, मार्च की, बताना है आईटीसी। चलो, परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट इन मार्च एंड द सेकेंड इन अप्रैल। अब बेटा जब गुड्स आपको लॉट्स में मिलने हैं तो जब लास्ट लॉट रिसीव होगी तभी आईटीसी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि लॉट ही नहीं रिसीव हुआ मार्च में, एक हुआ है, एक अप्रैल में होगा, तो अप्रैल में पूरा आईटीसी मिलेगा। परचेज ऑफ एसेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर to the companies on the direction of Dina Limited, only invoice was received by the Dina Limited। ये कौन सा केस हो गया, बिल टू शिप टू का। भले ही कंपनी को ऑनरशिप नहीं मिली लेकिन कंपनी की डायरेक्शन पे 3rd पर्सन को तो मिल गई, इसका मतलब आईटीसी मिल जाएगा। परचेज ऑफ बस, सिटिंग कैपेसिटी 15 है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेजिडेंसी टू कंपनी एंड बैक। सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार, सिटिंग कैपेसिटी 5 यूज्ड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल पर्पज। ये तो हमने सेम एग्जांपल किया था। सिटिंग कैपेसिटी 5 है तो उस कार पे आईटीसी ब्लॉक होता है, साथ की साथ उस कार के लिए अगर आप जनरल इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका आईटीसी भी ब्लॉक होता है। तो 90,000 प्लस 1,97,000, आई थिंक 2,87,000 तक का आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर? 1 लाख इसको आप एड ऑन कर देना तो इतना आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए डन। तो ये सॉल्यूशन है, आप होमवर्क में एक बार रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको ओल्डली ये पूरा करा दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और था वो और करा दूं, ये रहा। ममता ट्रेड लिंक ट्रेडर इन एग्जाम्ड गुड्स एंड प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज। ममता ट्रेड लिंक ट्रेड इन एग्जाम्ड गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विसेज। It is registered under GST on 1st October. The exemption available on its goods get withdraw. Analyze the scenario and determine the eligibility of Mamta Trade Link for availing ITC। बेटा सेम केस है, सेक्शन नंबर 18 वाला। सेक्शन नंबर 18 कहता है कि पहले ये एग्जेम्प्टेड गुड्स में थे,
टैक्सेबल सर्विसेज में थे, अब ये पूरी तरह किस में आ गए मैम, एग्जैम्प्टेड गुड्स में आ गए हैं। तो क्या होगा मैम, अब ये पूरी तरह से एग्जैम्प्टेड गुड्स में आ गए हैं, तो अब क्या होगा, तो जो आईटीसी लेके बैठे हैं उसका रिवर्सल होगा। यस, तो ये भी आपको यहाँ मिला हुआ है रिवर्सल वाला केस। चलिए अभी अभी अपन ने करा था। तो इसी के साथ आज अपन ने इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प कंटेंट के साथ, गोल्डन कंटेंट के साथ मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया है। जो आपके लिए नोट्स बनाए हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बता के जाना कि ये नोट्स आपको कैसे लगे, कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बता के जाना। आप समझ सकते हो ना, अगर मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगी, ये बात जानना कि जो सच में मैंने बनाया है वो मेरे बच्चों को पसंद आया कि नहीं। क्योंकि जब मम्मा अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो भी एक ही चीज़ जानना चाहती है कि बच्चे को पसंद आया कि नहीं, पूछती है ना बेटा कैसा बना कैसा बना। तो बस एक वही चीज़ होती है, हर एक टीचर की एक ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा की गई जो मेहनत है उस बच्चे उसको एक बार बताएं कि आपको वो कैसा लगा, सो दैट हम उस पर दूसरा चैप्टर खरा उतारे, उसी टाइप का कंटेंट दूसरे चैप्टर के लिए भी बनाए और आपके सामने लाके रखे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगी और मैं यही बोलूँगी बेटा पढ़ोगे आप तो बढ़ोगे आप, पढ़ते रहो, एग्ज़ाम बहुत करीब है, वेस्ट करने के लिए टाइम है नहीं है। तो मैं भी आपका टाइम कतई वेस्ट नहीं करना चाहती। बस एक बात याद रखना कि ईश्वर सब देखता है। हम खुद को झूठ बोल सकते हैं, हम पेरेंट्स को झूठ बोल सकते हैं, अपने मेंटर को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको झूठ नहीं बोल सकते। थर्ड कहते हैं ना, थर्ड आई पावर जो होती है वो हमें ऑब्जर्व कर रही है। और जब हम पढ़ते हैं ना तो पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना आ जाए हम पास होते हैं। कभी मैं अपनी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी सीए फाइनल वाली, आपको समझ आएगा कि जब हम मेहनत करते हैं ना, सीरियसली मैंने ये फील किया है कि डिवाइन पावर हमें ऑब्जर्व करती है। हमारी लाइफ में कितने भी हर्डल्स क्यों ना आ जाएं, परिस्थितियाँ कितनी भी हमारे विपरीत क्यों ना चली जाएं, हमने अगर पढ़ाई करी है, शिद्दत से पढ़ाई करी है, तो रिजल्ट हमारे फेवर में ही आएगा। एंड इस बात को गांठ बांध लो कि ईमानदारी से पढ़ाई करो, फिर देखना इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके। तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं लेके आऊंगी और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वेटफुल होगा, मीनिंगफुल होगा और बहुत ही क्रिस्प सुंदर गोल्डन कंटेंट के साथ आऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।